अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाजरीन, हुकूमती माहीगिरों के मसाइल पर गौर करने में नाकाम है। कराची की साहिली पट्टी पर आबाद माहीगिर मसाइल से दो चार है। रेहड़ी कोट, लटबस्ती और चश्मा गोट, इब्राहिम गोट समेत दीगर इलाके मसाइल का गढ़ है। माहीगिरों को सेहत और तालीम की सहूलियात भी मैसर नहीं है। सैकड़ों माहीगिर भारतीय जेलों में कैद हैं और कई कैदी ऐसे हैं जिन्हें 20 साल से जायद का अरसा भारतीय जेल में गुजर चुका है। माहीगिरों को अपनी मेहनत की मुकम्मल मजदूरी भी नहीं मिलती है। ठेकेदार और एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट का कोई डाटा मौजूद नहीं है। सिर्फ किमाड़ी फिशरीज पर सबकी नजर है। माजी में गैर कानूनी ठेकों और भर्तियों के बायस अरबों रुपए की करप्शन फिशरीज में की गई है और आज पाकिस्तान की आवाज में हम इसी पर बात करेंगे, माहीगिरों को दरपेश मसाइल के बारे में। पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको लिए चलते हैं एक ऐसी मार्केट में जहां रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। माजी में ऐसी आवाजें भी सुनने को मिली इसी मार्केट से जहां करोड़ों की करप्शन भी हुई। साबिक चेयरमैन फिशरीज निसार मोराई पे 350 के करीब मुलाजमीन भर्तियों पर 35 करोड़ रुपए रोजाना वसूल करने का उनकी तनख्वाहों की मद में इल्जाम भी आयद हुआ। लेकिन अब फिशरीज में क्या पोजीशन इंतजामिया चेंज हो चुकी है। यही तुम तरीका कल कर देते, अगर उस दूसरे कार्ड में पार्ट डालता तो। अब फिशरीज में कारोबार कैसे हो रहा है, एफसीएस की क्या पोजीशन है, फिश अथॉरिटी क्या कर रही है, इन तमाम सूरत हाल में और मछलियों के रेट क्या चल रहे हैं, आज के प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल में आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। आइए चलते हैं, फिशरीज का रुख करते हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। समुंदर को माहीगीर बादशाह भी कहते हैं, बकौल उनके कि ये बादशाह के अंदाज में नवाजता है जिससे इंसान की किस्मत ही बदल जाती है। कराची फिशरीज वो मुकाम है जहां पहुंचकर दूर से ही समुद्री पानी और मछलियों की मखसूस बू आपका इस्तकबाल करने लगे। समझ लें कि आप कराची फिशरीज पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां से मुल्क के दूसरे शहरों के साथ साथ बैरून मुल्क मछली और दूसरी समुद्री खुराक बरामद की जाती है। यहाँ हर किस्म की छोटी बड़ी मछली फरोख्त के लिए लाई जाती है। कभी कभार साहिल पर कोई देवहैकल मछली मिले तो वो भी आप इसी मार्केट में फरोख्त होता देखेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ चहल पहल शुरू हो जाती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है यहाँ की रौनकें बहाल होती रहती हैं। पहला बाजार सुबह 6 बजे सज जाता है, जबकि दूसरा बाजार जिसे हेले की मंडी कहा जाता है वो शाम 4 बजे लगता है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे किया जाने वाला शिकार लाकर बेचा जाता है। आइए आज यहाँ मिलने वाली मछलियों की कुछ इकसाम के बारे में हम आपको बताते हैं। ये है मूरी, लोड़, झंगट, झींगा, दहिया, सिल्वर, बक्का, सिंगाड़ा, रंजी, सफेद पापलेट, काला पापलेट, रहू, मराक, दंदिया, सुरमई, हीरा और वगैरह वगैरह। मछलियों के शिकार के लिए हर रोज सैकड़ों माहीगीर खुले समंदर में जाते हैं। बाज औकात उन्हें कई कई महीने खुले समंदर में रहना पड़ता है, जबकि बाज औकात सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो समुद्री हुदूद पार करने के बाइस भारतीय जेलों में कैद हो जाते हैं। माहीगीरों का कहना है कि समुंदर की रोजी हवाई रोजी कहलाती है, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कितना कमा सकेंगे। एक माहीगीर असगर शाह का कहना था कि किसी चक्कर में वो 40 से 50 लाख रुपए की मछलियां भी पकड़ लाते हैं और कभी 1 लाख का माल भी हाथ नहीं आता। एक कश्ती में तकरीबन 20 से 25 मजदूर जाते हैं जो 1 या 2 महीने समुंदर में गुजार कर आते हैं। ज्यादातर बड़े जहाज ठेकेदारों के होते हैं जिन पर माहीगीर मजदूरी करते हैं। समुंदर में जाने वाले एक जहाज पर 18 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। ठेकेदार पहले जहाज पर आने वाला खर्चा निकालते हैं, उसके बाद वो मजदूरी देता है। पाक बहरिया इन माहीगीरों को सिक्योरिटी फराम करती है, जबकि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उनकी तलाशी लेती है जिसमें उनके कागजात चेक किए जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक गुलाम मुस्तफ़ा नामी एक लॉन्च पे मौजूद हूँ जो कि 45 दिन का सफर करके समुंदर से सी फूड लेकर किमाड़ी पहुंची है। यहाँ पर जो इसके कैप्टन जो नाकवा हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कब निकले थे और सफर कैसा रहा, जो माल लगा उससे मुतमईन है? बस 45 दिन पहले हम लोग निकले थे, अभी हम लोग आया, खाई करियत अल्लाह का हुक्म से पहुँच गया। ठीक है। अच्छा, कर रहा है ये हो गया, ये सफेद पापलेट बस के बता रहे हम लोग इसको, ये है सुरमई है, ठीक है जी।
ये आपको ये इसको बोलता है चीन बाजी, 2-3 क्वालिटी का है, अभी और भी उतारने वाला, बहुत किस्म का माल उतारेगा। ठीक है। अच्छा, कितने इकसाम की मछली जो है वो लगी है आपको? अच्छा, मुकाबल कितना लाख का माल होगा, तो तकरीबन ये 30-35 लाख का माल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30-35 लाख का जो माल लगा है 45 दिन के सफर में, आप मुतमईन है कि सही माल लगा या कम लगा है? अभी तो ये सर्दी का मौसम है, अभी माल इतना खास नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत गुजारा होगा। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ आपको माल कम लगा है या जो भी आपको माल कम ही लग रहा है? ज्यादातर अभी ये मौसम 1-2 महीना का है, सबका ये हालत है, इसके बाद थोड़ा सा जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग निकल रहे हैं मछली पकड़ने के लिए उनको माल कम लग रहा है, जिसकी वजह से शहर में कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। हाँ, माल भी कम लग रहा है और आगे खाने वाला भी ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा रेट महंगा है और एक खर्चा भी बहुत है। अभी हम लोग कम से कम 22-23 लाख रुपया खर्चा है। अभी आप बताओ तो अभी माल हम लोग इतना मिला नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब यहाँ से 45 दिन पहले निकले थे तो कितने लोग आपके हमरा थे, आपके साथ गए थे, और उसमें जो लोग जाते हैं आपके साथ उसमें क्या क्या काम होता है हर शख्स का? नहीं, उसमें 23 बांधा है, तो उसमें जो है ना एक जो है ना नकुदा है, वो तो एक कैबिन के अंदर ही बैठा होता है, उसका कोई काम नहीं। वो ये देखभाल लाश किस तरह चलाना नहीं है, सब उसी का काम है। जो दूसरा जो ड्राइवर है, ये इसके नीचे इंजन है, वो उसमें 2 बंदा होता है, वो दोनों इंजन संभालता है। बाकी जो है उसके नीचे एक सरेंग होता है, बाकी जो मजदूर लोग है उससे काम वाम लेना कराना उसके काम है। ठीक है। अच्छा, पता कैसे चलता है कि यहाँ पर जो है वो मछली आप लोगों को? अच्छा, मछली है ऐसा तो बात, फिर भी आप लोगों को जो टीवी है और दूसरा नेविगेटर भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है जो यहाँ पर मछली थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इस तरह आप लोग। तो कितनी जगहों पे रुक रुक के जो है ये शिकार होता है? ये रुक है, तो हम लोग आप भी इधर है, कल हम लोग खरादर में, परसों हम लोग बनारस पहुँच गया, इस तरह एक जगह पे रुकते नहीं। अगर माल है 2-4 दिन रुक जाता है, फिर माल नहीं है तो वहाँ से हम लोग आगे पीछे कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप जब यहाँ से निकले थे तो आपके साथ इस लॉन्च पे कितने लोग गए थे? हम लोग 23 बंदा था। अच्छा, 23 बंदे में जो है वो क्या दिहाड़ी देते हैं जो आपके साथ लोग जाते हैं, किस हिसाब से पैसा तकसीम होता है? इसमें दिहाड़ी का हिसाब से ये नहीं है, जैसे हम लोग ये अभी आया मजदूरी करके, हम लोग अभी 23 लाख ये पूरा लाश का खर्चा है, पूरा डीजल मिजेल रेशन सब कुछ मिला के अभी 23 लाख सारे माल से निकाल के वो सेठ को देना है। जो आगे जाके बचत होगा, अगर 10 लाख बचे, 12 लाख बचे, उसमें से फिर आधा सेठ का, आधा हम लोग लेगा। हम लोग फिर वो पैसा हम लोग हिस्सा करता है, किसी को 1.5 पाती है, किसी को 2 पाती है, किसी को 6 पाती है, इस तरह जो है ना, जो खाना पकाने वाला उसको भी 1.5 पाती है, इस तरह हम लोग तकसीम करता है। ठीक है। अच्छा, खाने पीने का क्या निज़ाम होता है इस सफ़र में? नहीं, खाने पीने का नीचे माशाल्लाह अच्छा है इंशाल्लाह। खाना 3 टाइम, चाय का तो 24 घंटा हम लोग तैयार होता है, बाकी खाना भी इंशाल्लाह 3 टाइम, सुबह पराठा, दोपहर चावल, शाम को रोटी, इस तरह खाने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। तो क्या खाते क्या हैं आप लोग इस सफ़र में? खाते बस सुबह पराठा, उसके साथ सालन भी आता है, चाय भी आता है, आपको मर्जी है। दोपहर पे चावल पकता है, कोई रोटी भी खा लेता है, उसके बाद सालन भी 1-2 किस्म का होता है माशाल्लाह खाने में। फिर शाम को रोटी पकता है, उसमें भी सालन सही पकता है। हम लोग यहाँ से गोश्त लेके जाता है, अगर गोश्त नहीं, कभी सब्जी, कभी मछली, इस तरह जो है ना हम लोग, कभी दाल खाता है सब कुछ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सी मछली ऐसी है कि जो अगर शिकार में लग जाए तो चांदी हो जाती है? ओहो, उसको तो एक अगर लग गया तो सुहा बोलता है, वो एक दाना 30-35 किलो का दाना का कीमत 10-12 लाख रुपया। अगर वो हम लोग दुआ करता है लग गया तो फिर हम लोग इतना खुश है। आपने बात की नाज़रीन, आपने सुना कि जो सिलसिला था 45 दिन कबल जब यहाँ से लॉन्च निकलती है उसके हमरा कितना स्टाफ होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और क्या मछली जो है वो लगती है। जैसे कि इस वक्त अगर मंसूर आपको दिखाएं तो 7-8 इकसाम की मुझे नज़र आ रही है मछली यहाँ पर मौजूद है। इसको प्लास्टिक के बैग में बर्फ़ करके जो है वो रखा जाता है ताकि बाहिफाजत मछली को जो है वो कराची की माड़ी पहुँचा दिया जाए, जहाँ पर इसका बाकायदा तौर पर फ़िश हार्बर पर जो है वो ऑक्शन होता है। यहाँ पर जैसे कि इनसे हमारी इंतजामिया से बात हुई थी, जो लॉन्च में लोग गए थे, कि जो लागत आती है वो लागत निकालने के बाद जो माल एक्स्ट्रा का बचता है वो माल की जो रकम है वो फिर आपस में तकसीम हो जाती है। आइए चलते हैं, कुछ और भी मनाजिर आपको फिश हार्बर के दिखाते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मैं फिश हार्बर पे झींगे की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम का झींगा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। किन कीमतों पे ये झींगा फरोख्त किया जा रहा है, यहाँ पे जो लोग फरोख्त कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं क्या रेट चल रहे हैं और कितनी इकसाम का झींगा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे हाथ में एक लॉबस्टर है जिसकी बताया जा रहा है कि 2500 रुपये जो है इस लॉबस्टर की कीमत है। और ये लॉबस्टर भी यहाँ पर सी फूड के जो शौकीन हैं उनके लिए मौजूद है। जिसको खरीदना हो 2500 रुपये फी दाने के हिसाब से ये भी फिश हार्बर पर मौजूद है। ये चलते हैं झींगे की मार्केट और आपको मुख्तलिफ इकसाम का झींगा दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस झींगा मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ इकसाम के झींगों की ढेरी लगी हुई है। जो मालिक यहाँ पर मौजूद है उनसे जान लेते हैं कि कितने इकसाम का झींगा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और किन किन कीमतों में ये फरोख्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपके पास कितने इकसाम का झींगा है? यहाँ तकरीबन 5-6 इकसाम के झींगे अभी इस वक्त पड़े हुए हैं। वैसे तो काफ़ी इकसाम के होते हैं, तकरीबन 7-8 इकसाम के होते हैं। इसमें लॉबस्टर भी आता है और स्लीपर लॉबस्टर भी आता है, टाइगर आते हैं और ये बिली टाइगर है, ये गडानी पिंक है। ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ये कौन सा है? ये गडानी पिंक है। ये क्या रुपए किलो है? ये 750 रुपये किलो है। अच्छा, और वो वाला जो झींगा है? ये बिली टाइगर है, ये 1200 रुपये किलो है। इसका क्या नाम बताया आपने? बिली टाइगर है। बिल्ली टाइगर। जी। और ये 1200 रुपए किलो है। 1200 रुपये किलो। ठीक है। ये जेरा है। इसका क्या नाम? ये जेरा है, ये किलो है। ये 1100 रुपए किलो है। और वो जो आखिर में रखा है? वो गडानी पिंक है, ठीक है। वो 650 रुपये किलो है। ठीक है। अच्छा, और ये जो बीच में है ये छिला हुआ है या क्या है ये? टाइगर है, ये टाइगर की छोटा है। ये अच्छा, ये जो मुख्तलिफ इकसाम के झींगे होते हैं तो इसके जायकों में फ़र्क होता है या क्या फ़र्क होता है? जायकों में ही फ़र्क होता है, इनके समझ रेट में ही फ़र्क हो, साइज़ में भी। जैसे हम छोटी साइज़ का है वो 650 है, बड़ी साइज़ का वो 1100 है। ठीक है। अच्छा, बड़े साइज़ का जो झींगा है वो 1 किलो में सफाई सुथराई के बाद कितना निकल आता है? अगर दुम रखोगे तो 60% निकलेगा और अगर आप इसको बिल्कुल पील कर दोगे तो 50% है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने सुना कि झींगे की क्या खुसूसियात हैं, क्या डिटेल्स हैं। आइए मछली की मार्केट में भी चलते हैं और देख लेते हैं कितनी इकसाम की मछली मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। अच्छा नाज़रीन, इसी मार्केट में जो क्रैब के शौकीन लोग हैं, केकड़ों का सूप पीना पसंद करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी वैरायटी मेरे पास आज के प्रोग्राम में मौजूद है। यहाँ पे 3-4 इकसाम के जो है वो केकड़े भी फ़रोख्त हो रहे हैं। एक तो ये क्वालिटी का केकड़ा है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, बिल्लू केकड़ा है ये। इसके अलावा एक ये है हल्का सा रेड कलर के रेडिश सा केकड़ा है ये। एक ये इकसाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक इस इकसाम का केकड़ा जो है स्टार केकड़े के नाम से जो है वो इसको बेचा जा रहा है, ये मौजूद है। यहाँ पे पूछ लेते हैं किन कीमतों में ये केकड़े जो है वो मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये जो टिकारी है ना, इसका रेट है तकरीबन यहाँ 300 से लेकर 350 रुपये, ठीक है। और ये जो टाइगर है ये इसका रेट है तकरीबन 280, 220 ये रेट है। और बाकी ये जो बिल्लू है, ये बिल्लू जो है ना ये तकरीबन यानी 200 से लेकर 800 रुपये इसका रेट है। ठीक है। अच्छा, ये जो बिल्लू केकड़ा है अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे लेते हैं? तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये बना लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये खाने का काबिल होगी। यहाँ से कटिंग करेगा, फिर यहाँ से तकरीबन ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, समझो तैयार है, डिश तैयार है। ठीक है। अच्छा, 1 किलो अगर मैं केकड़े लेता हूँ तो कटिंग वगैरह के बाद उसका वजन कितना निकलेगा? 1 किलो में तकरीबन डेढ़ पाव, आधा किलो का करीब निकलेगा, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये केकड़ा जो है ये इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होता या और भी लोग साफ़ कराते हैं कि जो सिर्फ बीच का गोश्त अगर लेना चाहें? वो बीच का गोश्त अगर निकले तो समझो इसको कटिंग करके ये हो गया। ये समझो मीट है इसका, ये ताज़ा है ना इसलिए मीट नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मीट है। मतलब एक केकड़े में मतलब एक निवाले का जो है वो गोश्त निकल आता है? आराम से निकल आता है जी, हाँ, एक निवाले का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा यहाँ पे केकड़े को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, काटना कैसे पड़ता है उसको, और फिर उसमें से वो पाव छिटाक का जो टुकड़ा निकलता है इसके लिए काफ़ी होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन आपको ब्रेक से पहले हमने झींगा मार्केट और दीगर मालूमात फिश हार्बर के हवाले से दी। अब आपको हम ले चलते हैं मछली मार्केट में। इस वक्त मैं मछली मार्केट में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे कितनी इकसाम की मछलियाँ मौजूद हैं, किन कीमतों में फरोख्त हो रही हैं, ये तमाम सूरत हाल रेट्स आपको बताएंगे। पहले मैं एक नज़र आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बड़े साइज़ की जो है वो ट्यूना फिश भी मौजूद है। जिसको छोटी चाहिए छोटी मिलेगी, बड़े दाने चाहिए उनको बड़े दाने मिलेंगे। यहाँ पे मुल्ला मछली है, रहू है, हेरा है, घिस्सर है और बेशुमार इकसाम की जो है वो मछलियाँ यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त होती हैं। दो किस्म से जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहता है। एक ऑक्शन का सिलसिला होता है जिनको ज़्यादा माल लेना हो, और जो रिटेल घर के लिए सार्फिन लेने आते हैं उनके लिए जो है 1 किलो 2 किलो मछली अगर किसी को लेनी हो तो वो रिटेलर से मछली लेते हैं। रिटेल पे यहाँ पर फिश हार्बर पे क्या रेट चल रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज जिया साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसा बताइएगा आज बाजार में कौन कौन सी मछलियाँ मौजूद हैं? आज जो बाज़ार में माल की कैचिंग बहुत कम हुई है, मगर इसके बावजूद हमारे पास टूना फ़िश पड़ी है, ये सुआ है, सूली कह लेते हैं, ये मुल्ला मछली है और ये मुश्का है और हीरा है, हीरा पड़ी हुई है। काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम की मछलियाँ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे एक एक करके बताइएगा कि किस मछली के नाम क्या है और उसका रेट क्या है? ये है टूना फ़िश कहलाती है, लोकल लैंग्वेज में इसे दमड़ कहते हैं। ये तकरीबन 250 से लेके 300 रुपये पर केजी है। ठीक है। और ये है मुल्ला मच्छी है, इसे क्या 650 से 700 रुपये पर केजी है ये तकरीबन। ठीक है। ये है मुश्का है, ये तकरीबन 400 से लेके 500 रुपये पर केजी तक है। ठीक है। और कौन कौन सी मछलियाँ बताइएगा? ये ब्लैक पापलेट है, ये तकरीबन 400 से 500 रुपये पर केजी है। और ये आप इधर आ जाएं, ये दंदिया पड़ी हुई है, ये छोटी दंदिया है। वैसे दंदिया का बड़ा साइज़ में होता है, तकरीबन ये वाली जो है ये 200 से 250 रुपये पर केजी है। इसके अलावा जो बड़ा साइज़ है वो 500 से 650 रुपये पर केजी होता है। ठीक है। अच्छा, सुरमई और पापलेट जो है वो शहर में ज़्यादा खाई जाती है, तो सुरमई के क्या रेट चल रहे हैं और पापलेट के क्या रेट चल रहे हैं? सुरमई जो ये हमारी मार्केट है, ये है डोर की मार्केट, और ये आती है सुबह होड़े जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश होती है, इसका रेट हाई होता है यहाँ पर। ये तकरीबन 1300 रुपये पर केजी चल रही है। और पापलेट जो है वो 1500 रुपये से लेके तकरीबन 2500 रुपये पर केजी चल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म की मार्केट है, एक ऑक्शन का बाजार है और एक रिटेल का बाजार है। तो ऑक्शन के बाजार से अगर शहरियों को माल लेना हो तो वहाँ का तरीकाकार क्या है, और रिटेल के बाजार से अगर शहरियों को माल लेना हो तो वहाँ का तरीकाकार जो है वो थोड़ा बताइएगा। देखिए, ऑक्शन में हर आदमी खड़ा होकर बोली दे सकता है और वो ले सकता है, पूरी लाट ले सकता है, पूरी लाट लेनी पड़ती है और वो ऑक्शन दे, अगर उसका नाम आ जाता है तो वो लाट उसकी हो जाती है, वो ख़रीद सकता है। और रिटेल का ये है कि ये लोग ऑक्शन से माल ख़रीद के यहाँ पे लगाते हैं, जो बाहर से सार्फिन आते हैं तो वो यहाँ पर इनसे रिटेल में मछली लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑक्शन में और रिटेल के रेटों में अगर एक कमोबेश अंदाज़ा लगाएं तो कितना फ़र्क होता है किलो के हिसाब से? तकरीबन 50 रुपये पर केजी फ़र्क होता है। इतना यहाँ इतना फ़र्क नहीं होता, मगर अगर बाहर जो माल जाता है उसमें तकरीबन 200 से 250 रुपये का फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, लोगों में ये भी एक तासुर है कि मछली जो है वो काफ़ी महीनों के बाद कराची शिप हार्बर आती है, फिर यहाँ से बेची जाती है, बर्फ़ में लगी हुई मछली होती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे क्लियर करने के लिए? देखिए, महीने वाली लांच भी जाती हैं, वो माल लेके आती हैं, मगर वो जब लेके आती हैं बिल्कुल फ्रेश होता है, ऐसी बात नहीं है। उसको बड़े तरीके से बॉक्स होते हैं, आइस बॉक्स होते हैं, उनमें लगा के वो लेके आते हैं। बहुत अच्छा वो सिस्टम होता है। मगर यहाँ जो इस मार्केट में माल आता है ये सुबह जाते हैं और शाम को लेके आते हैं। यहाँ पर जो है सार्फिन को बेहतरीन मछली, ताज़ी मछली और अच्छे रेट में मिल जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अरे, मछली मार्केट की आपने सूरत हाल देखी। वैसे यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊं कि तोते आपने पिंजरों में तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज जो ये फ़िश मेरे हाथ में है इसको तोता फ़िश कहते हैं, जो कि यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। काफ़ी नायाब फ़िश है और बहुत अल्लाह की कुदरत है कि बहुत कलरफुल ये फ़िश है, जो कि 900 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे बेची जा रही है। मछली मार्केट की सूरत हाल आपको हमने दिखाई। आइए चलते हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो डील कर रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। देखें, अमूमन जब आप फिश हार्बर की या फिशेज़ की बात करते हैं तो समझ लें आप मर्ज कर देते हैं तमाम चीज़ों को। लेकिन जैसे ही आप फिशी के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 3 अलग महकमे हैं, जिनमें मेरीन फिशी डिपार्टमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट की मेरीटाइम अफेयर्स का कंसल्टेंट का उनका काम ये है कि वो फैक्ट्रीज़ को लाइसेंस इशू करना, एक्सपोर्ट के लिए मालूमात देना, दुनिया से मालूमात दे के हमें शेयर करना।
और सारी चीज़ों को मैनेज करना फेडरल लेवल पे करती है। दूसरी तरफ आप आएंगे तो कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी है जो सिंध फिशरीज के मातहत है और उसका काम है कि हार्बर में सहूलियत मुहैया करना, मेंटेनेंस करना, दूसरी चीज़ें करना और डॉक्यूमेंट इशू करना जो फ़िशिंग के हवाले से है वो सारी चीज़ें करना। और इसके अलावा बुनियादी जो ज़रूरियात है पानी, बिजली, सारी चीज़ें जो स्टेक होल्डर्स को बयान करना, ये कराची फिशरी हार्बर अथॉरिटी का डोमेन है। अब तीसरी जो यहाँ पे आप फिशरीज में आप मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट सिंध के मातहत है और ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी माहीगिरों का एक कदीम इदारा है जो 1945 में वजूद में लाया गया था और उसका बुनियादी मकसद यही था कि माहीगिर बरादरी जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए कारोबार में, शिकार के तरीक़ों में और सेहत और सफाई और तालीम के हवाले से आगे लाया जाए और उसको हर तरह से प्रमोट किया जाए ताकि वो अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सके। अब उससे फिशरमैन कोऑपरेटिव करती ये है कि अपने मार्केट को मेंटेनेंस करना, स्टाफ की सैलरी देना और जितने भी यहाँ पे इनके मेम्बरान हैं या माही की बस्तियाँ हैं वहाँ पे फिशरमैनों की तिब्बी इमदाद है, शादी ब्याह में हेल्प करना, तालीम में हेल्प करना, माली मदद करना, इंडिया में जो या ईरान में क्या माही पकड़े जाते हैं उसके लिए कानूनी इमदाद करना, उसके लिए भागदौड़ करना, इस तरह के मुख्तलिफ मदों में काम इस वेलफेयर की रकम रख के वो करती रहती है। अब डेटा ना होने की वजह से आपकी ना मछली का शिकार का पता चल रहा है, ना कितने फिशरमैन से एंगेज हैं, उसकी हालत क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, वो आपको पता नहीं है कुछ भी। फेडरल लेवल पे आपकी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपने वहाँ पे स्कूल बनाने हैं, टेक्निकल सेंटर बनाने हैं, कुछ करना है, नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 20 लाख लोग तो आपकी कोस्टल बेल्ट पे बैठे हुए हैं। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच सकती है। लेकिन हमने अपने इतने तबके को इतना पसमंद रखने की कोशिश की है कि बस अल्लाह माफ़ करे, आप फाइबर ग्लास की इंडस्ट्री है बोर्ड की वो ले आएँ ताकि हम लकड़ी से भी आज़ाद हों और पायदार चीज़ मिले। बेसिकली जो आप फरमा रहे हैं ये 84 में वजूद में आई थी अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट में थी, फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट से थ्रू ऑर्डिनेंस ये अथॉरिटी तश्कील दी गई। बेसिकली इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 225 के लगभग है और जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है वो है तकरीबन 160-65 के लगभग। मंथली हमारा कोई 1.25 करोड़ रुपया तनख्वाह, पेंशन एंड डिडक्शन की मद में जाता है और इसके अलावा हमारा जो शॉर्टफॉल है वो आज से नहीं चला आ रहा, पिछले कई सालों से चला आ रहा है। डेफिसिट में जा रहे हैं हम, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए साल की डेफिसिट है। इसी अवस्था में हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ग्रांट दी, सीएम साहब सिंध ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि ये अथॉरिटी तश्कील दी गई है, इसका बेसिक मकसद ये है कि आप इसको प्रॉफिटेबल महकमा बनाएं, इसकी इन्हांसमेंट करें। जैसे कि हमारी जो रिकवरी है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं आपकी नॉलेज के लिए कि हमारी रिकवरी स्टेट के लिहाज से ज़्यादा है। बेसिकली देखा जाए तो हार्बर अथॉरिटी 84 एकड़ पे मुश्तमिल है और बशमुल FCS फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के और दूसरे प्रोसेसर है, दे आर ऑल आवर रेंटी, ये हमारे किराएदार हैं। 25 साल की जिस तरह कैपेटी का एक कानून है, प्रोसीजर है कि 25 साल के लिए लीज आउट करके देते हैं, हमने ही 25 साल के लिए दी हुई है, पहले की दी हुई थी कुछ। अब जैसे उनकी लीज टाइम पूरी हो जाती है तो फिर वो आते हैं जी उसको रिन्यू करने के लिए, तो फिर वो रिन्यू हो जाती है। हमारी रिकवरी साल में होती है, जो मेन रिकवरी है वो स्टेट डिपार्टमेंट से है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बोट्स एंड क्रू लिस्ट ऑपरेशन साइड में। और लास्ट टाइम तकरीबन कोई 2 साल पहले हुकूमत सिंध ने, इससे पहले की बात है कि बजट मुख्तस किया था डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन के हवाले से। तकरीबन पहला फेज जो मुकम्मल हुआ थ्रू NIT वो 56 करोड़ रुपए का था। अवार्ड हमारे KFHA के जो MD थे उन्होंने पास किया था। अब उसको जो एग्जीक्यूट करा रहा है वो करा रहा है वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट। हमने नेस्पाक को हायर किया था, नेस्पाक भी हमने उनके हवाले किया एज पर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि जी वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट सारे प्रोजेक्ट को देख रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्रामों को, तो KFHA को भी वही देखेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन काम काफ़ी हो चुका है और कुछ काम रिमेनिंग अभी बाकी है डेवलपमेंट के हवाले से।
मगर एक्चुअल में आपको नहीं बता सकूंगा कि कितना फीसद हो चुका है और कितना फीसद रिमेनिंग है। दूसरा फेज आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ पैसे किए हुए डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन के हवाले से। दर्जनों इकसाम की यहाँ पे मछलियाँ जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। 2 कैटेगरी में मछलियाँ फरोख्त होती हैं। किन किन रेटों में मछलियाँ मौजूद हैं, लेकिन इस सर्दियों के मौसम में जबकि मछली की तलब में इजाफा देखा जा रहा है शहर में, वहीं मछली जो है वो कम कैच हो रही है, जिसके बायस जो है मछली के रेटों में भी इजाफा है। आज के प्रोग्राम में हम चलते हैं चेयरमैन फिश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब, अब्दुल बर की जानिब, और उनसे भी मार्केट के हवाले से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या तफसीलात हमें मजीद इस हवाले से बता। चेयरमैन अब्दुल बर साहब, ये बताएगा कि माही गिरोह का शिकवा है कि मछली के शिकार के लिए सारी मेहनत वो करते हैं और मुनाफा जो है वो एक्सपोर्टर्स ले जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि माही गिरों की जो मेहनत होती है और वो सब जिस तरीके से वो मछली का शिकार करते हैं, जिस मेहनत के साथ और जिस मुश्किलात के साथ, तो बेसिकली माही गिर जो होते हैं वो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, अभी आजकल जो ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो एक्सपोर्टर्स जो है वो कर्जा लेकर जाते हैं और उनसे लोन लेकर जाते हैं, तो वो उस वजह से जो है वो उनको अपना कैश जो है वो एक्सपोर्टर्स को ही ला कर देना होता है। तो वो एग्जैक्टली मतलब जो कैच होता है वो एक्सपोर्टर्स का ही होता है। तो उस वजह से जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो माही गिर जो है वो उनको तो सिर्फ अपनी लेबर मिलती है या उनको जो है कि जो उनका मेहनताना होता है सिर्फ वो उनको वो मिलता है। तो इसमें माही गिरों के पास अपनी जो छोटी लांचें हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बड़ी लांचों के लिए जो है वो खुद से वो करके जाएं। तो जो अपनी छोटी लांचों में कमाते हैं, जो अपनी छोटी लांचों में फिशिंग करते हैं, तो वो इस हिसाब से फिर उनको जो है वो मुनाफा भी मिलता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी लांचों की बात कर रहे हैं, तो बड़ी लांचों में तो फिर ज्यादातर जो है वो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि 60-70% जो लांचें हैं वो हैं भी इन्वेस्टर्स की। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको फिशरीज के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। कितनी मुशक्कत के साथ एक माहीगीर शिकार करके आता है, कई दिनों कई महीनों के बाद जब उसकी लांच लगती है तो वो अपनी मेहनत वसूल करने के लिए फिश हार्बर पे अपना सारा माल लाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसको उसकी मुशक्कत का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। तमाम प्रॉफिट ऑक्शन होल्डर और एक्सपोर्टर्स ले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको फिश हार्बर अथॉरिटी के एमडी का भी मौक़िफ़ सुनाया, एफसीएस की जानिब से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तमाम तर गुफ्तगू से आपको आगाह किया। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।